नमस्कार, मैं प्रभाशंकर यादव, सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र, शासकीय महाविद्यालय करतला, जिला कोरबा। आज हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत हैबरलर के अवसर लागत सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। सिद्धांत की शुरुआत प्रस्तावना के रूप में इस प्रकार हम कर सकते हैं। प्रस्तावना: रिकार्डो के तुलनात्मक लागत सिद्धांत की इस बात के लिए बहुत कटु आलोचना की गई है कि यह मूल्य के श्रम सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि वह लागत को केवल श्रम में ही आंकता है। इसे वास्तविक लागत की विचारधारा भी कहते हैं। वास्तविक लागत की विचारधारा पर आधारित रिकार्डो का तुलनात्मक लागत सिद्धांत न केवल अपर्याप्त है बल्कि अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है। वस्तुओं का उत्पादन केवल श्रम द्वारा ही नहीं किया जाता, बल्कि श्रम के अलावा उत्पत्ति के और भी साधन होते हैं, जैसे भूमि, साहस, संगठन इत्यादि, तथा ये साधन श्रम के साथ एक निश्चित अनुपात में मिलाए जाते हैं, किंतु साधनों का यह प्रयोग अनुपात परिवर्तनशील होता है। ऐसी स्थिति में दो वस्तुओं के सापेक्षिक मूल्यों की तुलना केवल एक साधन अर्थात श्रम के आधार पर नहीं की जाती। इन दोषों को दूर करने के लिए प्रोफेसर हैबरलर ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की एक वैकल्पिक विचारधारा के रूप में अवसर लागत सिद्धांत को प्रस्तुत किया, जिस रूप में यह तुलनात्मक लागतों के सिद्धांत की व्याख्या करता है उसे उसने प्रतिस्थापन वक्र कहा है। इस प्रतिस्थापन वक्र को प्रोफेसर सैमुअल्सन ने उत्पादन संभावना वक्र अथवा रूपांतरण वक्र और प्रोफेसर लर्नर ने इसे उत्पादन उदासीनता वक्र अथवा उत्पादन सीमा नाम दिया है। अब हम देखते हैं अवसर लागत सिद्धांत क्या कहता है। तो अवसर लागत सिद्धांत कहता है कि यदि कोई देश वस्तु X अथवा वस्तु Y का उत्पादन कर सकता है तो वस्तु X की अवसर लागत दूसरी वस्तु Y की उस मात्रा के बराबर होगी जो उसे वस्तु X की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए छोड़नी पड़ेगी या त्यागनी पड़ेगी। इस प्रकार दोनों वस्तुओं की परस्पर विनिमय दर उनकी अवसर लागतों के रूप में व्यक्त की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत में उत्पादन संभावना वक्रों के साथ अवसर लागतों का सिद्धांत चित्रित किया गया है। आइए हम देखते हैं अब इसके बाद इस सिद्धांत की क्या मान्यताएं हैं। तो इसमें पहली मान्यता है केवल दो ही देश हैं। दूसरी मान्यता है प्रत्येक देश के पास उत्पादन के दो साधन हैं, श्रम और पूंजी। तीसरी मान्यता है प्रत्येक देश दो वस्तुओं का उत्पादन कर सकता है। और चौथी मान्यता है साधन तथा वस्तु बाजार दोनों में ही पूर्ण प्रतियोगिता है। और पांचवा उद्देश्य है, पांचवी मान्यता है यहाँ पर प्रत्येक वस्तु की कीमत उसकी सीमांत मौद्रिक लागत के बराबर होती है। यहाँ पर सीमांत मुद्रा लागत से तात्पर्य वस्तु की एक अतिरिक्त निर्मित करने की लागत से है। प्रत्येक साधन की कीमत प्रत्येक रोजगार में उसके सीमांत उत्पादकता मूल्य के बराबर है। सीमांत उत्पादकता से आशय उत्पत्ति के अन्य साधनों को स्थिर रखकर एक साधन की एक इकाई बढ़ाई जाती है और उस इकाई से जितना उत्पादन बढ़ता है वही उस साधन की सीमांत उत्पादकता कहलाती है। सातवीं मान्यता के रूप में प्रत्येक साधन की पूर्ति स्थिर है। और अगला नंबर है प्रत्येक देश में पूर्ण रोजगार है। तकनीकी ज्ञान में कोई परिवर्तन नहीं होता। दोनों देशों के बीच साधन अगतिशील हैं। देशों के भीतर साधन पूर्ण रूप से गतिशील हैं। दोनों देशों के बीच व्यापार पूर्ण रूप से स्वतंत्र और अबाधित है। अब हम देखते हैं सिद्धांत की व्याख्या। तो उक्त मान्यताओं के दिए हुए होने पर उत्पादन संभावना वक्र बताता है कि कोई देश
उपलब्ध तकनीकी ज्ञान के साथ उत्पादन के साधनों का पूर्ण उपयोग करते हुए दोनों वस्तुओं की अधिकतम कुशलता या दक्षता से कितने विविध वैकल्पिक संयोग बना सकता है। उत्पादन संभावना वक्र की ढलान एक वस्तु की उस मात्रा को मापती है जो देश को दूसरी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए छोड़नी पड़ेगी। दूसरे शब्दों में उत्पादन संभावना वक्र की ढलान उसकी रूपांतरण की सीमांत दर है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस सिद्धांत की व्याख्या के अंतर्गत विभिन्न लागत स्थितियों में उत्पादन संभावना वक्र का जो स्वरूप है वह निर्धारित करता है कि अवसर लागत सिद्धांत के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार पर जो लाभ प्राप्त होते हैं वो किस प्रकार होंगे। तो यहाँ पर हम स्पष्ट करना चाहेंगे, यदि x की एक अतिरिक्त मात्रा प्राप्त करने के लिए y की छोड़ी जाने वाली या त्याग करने वाली जो अपेक्षित मात्रा है वह अगर स्थिर है तो उत्पादन संभावना वक्र एक सरल रेखा होगा और वह वक्र बताएगा कि अवसर लागत स्थिर है। दूसरी स्थिति में हम देखते हैं, यदि x की अतिरिक्त मात्रा प्राप्त करने के लिए y की अपेक्षाकृत अधिक मात्रा छोड़नी पड़ती है या त्यागनी पड़ती है तो उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर यानी कॉनकेव होगा और बताएगा कि अवसर लागतें बढ़ रही हैं। यदि x की अतिरिक्त मात्रा प्राप्त करने के लिए y की अपेक्षाकृत कम मात्रा छोड़नी पड़ती है या त्यागनी पड़ती है तो उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर यानी कॉन्वेक्स होगा, जो यह बताता है कि अवसर लागतें घट रही हैं। इस प्रकार हम इस सिद्धांत की व्याख्या कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि स्थिर अवसर लागत दशा में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कब लाभप्रद होता है। तो इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं, उत्पादन संभावना वक्र देश के आंतरिक विनिमय अनुपात को व्यक्त करता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को लाभप्रद बनाने के लिए दोनों देशों के उत्पादन संभावना वक्रों का ढाल अलग अलग होना चाहिए। चित्र 1 में यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 यानी A, B, C और D के रूप में अलग अलग रेखा चित्रों के माध्यम से दिखाया गया है। तो चित्र 1 में दो देशों की उत्पादन संभावना वक्रों की विभिन्न स्थितियां यहाँ पर प्रदर्शित की गई हैं। इन सभी रेखा चित्रों में अवसर लागत वक्र ई डैश पी डैश क्रमशः पी डैश पुर्तगाल ई डैश इंग्लैंड के उत्पादन संभावना वक्र को व्यक्त कर रहे हैं। इन दोनों देशों में व्यापार उसी समय संभव होगा जब इन उत्पादन संभावना वक्रों का ढाल भिन्न भिन्न हो, किंतु रेखा चित्र 1 के बी, सी और डी में ये जो ढाल हैं भिन्न भिन्न हैं। पर हम देखते हैं रेखा चित्र ए, इस रेखा चित्र ए में दोनों वक्र ई डैश और पी डैश का जो ढाल है समान है और वह यह बताता है कि दोनों देशों में दोनों वस्तुओं की उत्पादन लागत में समान अंतर है। रेखा चित्र ए में यद्यपि पुर्तगाल ये जो पी डैश जो उत्पादन संभावना वक्र है यह पुर्तगाल का है, दोनों वस्तुओं को यानी शराब और कपड़े निरपेक्ष रूप से सस्ते में उत्पादन कर रहा है, परंतु इंग्लैंड की तुलना में उसे तुलनात्मक लाभ नहीं है, क्योंकि दोनों देशों में इन दोनों वस्तुओं की लागत का अनुपात समान है। यदि पुर्तगाल केवल शराब के उत्पादन में विशिष्टीकरण करता है तो उसे ऐसा करना लाभदायक नहीं होगा, क्योंकि उसे इंग्लैंड से आयात करने के लिए अपने देश में ही कपड़े का उत्पादन करने की लागत की तुलना में ऊंची कीमत देनी पड़ेगी और ऐसा करने के लिए पुर्तगाल तैयार नहीं होगा। इस स्थिति में दोनों देशों में व्यापार संभव नहीं है। अब हम देखते हैं रेखा चित्र बी में स्पष्ट है कि यहाँ पर भी पुर्तगाल को दोनों ही वस्तुओं शराब और कपड़े
का उत्पादन करने में इंग्लैंड की तुलना में वह सस्ते में उत्पादन कर रहा है, किंतु शराब के उत्पादन में निरपेक्ष रूप से हानि है। परंतु यहाँ पर ध्यान से देखने से पता चल रहा है कि पुर्तगाल को तुलनात्मक रूप से लागत को ध्यान में रखते हुए कपड़े के उत्पादन में कम हानि है। अब रेखा चित्र सी को हम देखते हैं, जिसमें स्पष्ट है कि इंग्लैंड और पुर्तगाल दोनों की कपड़ों की उत्पादन लागत समान है, यानी पुर्तगाल भी पी डैश और इंग्लैंड का ई डैश, तो दोनों का उत्पादन लागत यहाँ पर कपड़े के लिए समान है, किंतु पुर्तगाल शराब के उत्पादन में तुलनात्मक लाभ रखता है। अब हम अगला डायग्राम यहाँ पर देख रहे हैं, रेखा चित्र डी में। इसमें स्पष्ट है कि इंग्लैंड की तुलना में पुर्तगाल को शराब के उत्पादन में निरपेक्ष लाभ है। यहाँ पर देख रहे हैं इंग्लैंड OE शराब को उत्पादन कर पा रहा है, जबकि पुर्तगाल OP उत्पादन कर पा रहा है शराब का। तो इस तरह से पुर्तगाल को शराब के उत्पादन में निरपेक्ष लाभ है तथा कपड़े के उत्पादन में उसको निरपेक्ष हानि है। ये OP डैश कपड़े का उत्पादन कर रहा है, जिसमें उसको निरपेक्ष हानि है, तथा पुर्तगाल की तुलना में इंग्लैंड को कपड़े के उत्पादन में निरपेक्ष लाभ है। OE डैश उत्पादन कर रहा है यहाँ पर, तथा शराब के उत्पादन में निरपेक्ष हानि है। इससे स्पष्ट है कि पुर्तगाल को शराब के उत्पादन में तुलनात्मक लाभ है और इंग्लैंड को कपड़े के उत्पादन में तुलनात्मक लाभ है। अब तक किए गए वर्णन से स्पष्ट है, इन सभी चित्रों के वर्णन से स्पष्ट है कि स्थिर लागत दशाओं के अंतर्गत जब पुर्तगाल को शराब के उत्पादन में तुलनात्मक लाभ है एवं इंग्लैंड को कपड़े के उत्पादन में तुलनात्मक लागत का लाभ है, तो पुर्तगाल शराब के उत्पादन में विशिष्टीकरण करेगा एवं इंग्लैंड कपड़े के उत्पादन में विशिष्टीकरण करेगा, तथा दोनों देश आपस में अतिरेक वस्तुओं का दूसरे देश की वस्तु से विनिमय करेंगे। दोनों देशों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ होगा एवं उत्पादन में पूर्ण विशिष्टीकरण होगा। दोनों देशों में दोनों वस्तुओं के विनिमय अनुपात का निर्धारण दोनों देशों की उत्पादन संभावना वक्रों यानी अवसर लागत वक्रों की सीमाओं के भीतर होगा। अब हम देखेंगे अगला एक और चित्र लेते हैं। यहाँ पर स्थिर अवसर लागत दशा में दो देशों के व्यापार की व्याख्या चित्र क्रमांक 2 में दिखाया गया है कि कैसे दोनों देश लाभान्वित होंगे। इस चित्र से स्पष्ट होगा। रेखा चित्र 2 में इंग्लैंड की उत्पादन संभावना वक्र ई डैश तथा पुर्तगाल की उत्पादन संभावना वक्र PE डैश है, और देख रहे हैं हम कि ई डैश बिंदु दोनों में समानता है, यानी दोनों में समान है, तो दोनों देश में कपड़े के उत्पादन में समानता रखते हैं। ई डैश बिंदु पर दोनों ही देश कपड़े के उत्पादन में समानता रखते हैं। जब दोनों देशों के बीच व्यापार नहीं हुआ है तो इंग्लैंड में उत्पादन का संतुलन बिंदु आप देख पा रहे हैं यहाँ P डैश है, जहाँ वह कपड़े और शराब दोनों वस्तुओं की एक निश्चित मात्रा का उत्पादन एवं उपभोग कर रहा है। इस P डैश पर ये इतना शराब का और इतना कपड़े का एक निश्चित अनुपात एक निश्चित मात्रा का उत्पादन और उपभोग कर रहा है। इंग्लैंड में कपड़े के संदर्भ में शराब की कीमत को हम यहाँ पर दिखाएंगे, वो है OE डैश बटे OE। दोनों देशों के बीच व्यापार प्रारंभ होने पर एक नई कीमत रेखा यहाँ पर RE डैश निर्मित होती है, जो इन दोनों उत्पादन संभावना वक्रों के ठीक बीचों बीच स्थित है। दोनों देशों के व्यापार शुरू होने पर इंग्लैंड कपड़े के उत्पादन में विशिष्टीकरण करता है और वह OE डैश कपड़े का उत्पादन करता है, किंतु अब उसका उपभोग बिंदु ये P डैश ना होकर बिंदु H हो गया है, तथा वह कपड़े की
HCl मात्रा निर्यात करता है और उसके बदले में शराब का Le मात्रा वह आयात करता है। अब वह सस्ती कीमत पर पुर्तगाल से शराब प्राप्त कर सकता है। अर्थात पहले हम देखें कि O ई डैश अपान OR, O ई डैश बटे OR, जबकि पहले यह कीमत थी O ई डैश बटे OE। इस प्रकार अब इंग्लैंड को पुर्तगाल से सस्ते में शराब की प्राप्ति हो रही है। इस प्रकार इंग्लैंड को व्यापार करने से लाभ होता है। इसी प्रकार पुर्तगाल को भी लाभ होता है। व्यापार के पहले वह शराब की OP मात्रा का त्याग करके, इस OP मात्रा का त्याग करके वह कपड़े की OE डैश मात्रा प्राप्त कर सकता था, किंतु व्यापार के बाद अब वह शराब की OR मात्रा का त्याग करके उतने ही कपड़े की मात्रा को वह प्राप्त कर सकता है, यानी OE डैश प्राप्त कर सकता है। पहले OP का त्याग करने के बाद इतना प्राप्त कर रहा था, अब वह OR को त्याग करने के बाद वो E डैश के बराबर कपड़े को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार पुर्तगाल में शराब के संदर्भ में कपड़े की आंतरिक कीमत OP बटे OE डैश है, जो व्यापार शुरू होने के बाद की कीमत OR बटे OE डैश से अधिक है। इस प्रकार पुर्तगाल को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से भी लाभ होता है। व्यापार होने के बाद दोनों देशों में घरेलू कीमत वही होगी जो अंतर्राष्ट्रीय कीमत है। इस चित्र में RE डैश से इसको दिखाया गया है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि विशिष्टीकरण और विनिमय का जो आधार होता है वह अवसर लागत का अंतर होता है। इस चित्र से हमको समझ में आता है। अब हम देखते हैं बढ़ती अवसर लागत दशा में दो देशों के व्यापार की व्याख्या किस प्रकार होगी। तो रेखा चित्र 3 में दोनों देशों इंग्लैंड और पुर्तगाल के आपस में व्यापार करने की अवसर लागत के संदर्भ में ये व्याख्या की गई है और इसे हम इस प्रकार से व्यक्त करेंगे। रेखा चित्र 3 में ये P डैश, ऐसे P डैश यहाँ से चालू होता है, ये P डैश उत्पादन संभावना वक्र है पुर्तगाल का, तथा इंग्लैंड का E डैश ये उत्पादन संभावना वक्र है इंग्लैंड का, या रूपांतरण वक्र है। पुर्तगाल और इंग्लैंड में चूंकि बढ़ती हुई लागत के अंतर्गत उत्पादन हो रहा है, अतः दोनों उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु के नतोदर हैं। यहाँ पर स्पष्ट कर देना चाहूँगा मैं, ये P डैश मूल बिंदु P डैश मूल बिंदु O के नतोदर है और E डैश भी मूल बिंदु O के नतोदर है। तो दोनों देशों में व्यापार शुरू होने के पूर्व पुर्तगाल का उत्पादन का संतुलन बिंदु कीमत रेखा SS पर Q है। यहाँ पर ये P रेखा P डैश रेखा को SS रेखा Q बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, जहाँ पर वह शराब का OM2 मात्रा तथा कपड़े की ON2 मात्रा का उत्पादन कर रहा है। इसी प्रकार इंग्लैंड का उत्पादन का संतुलन बिंदु कीमत रेखा S डैश पर Q डैश, इसी बिंदु पर यह स्पर्श कर रहा है उत्पादन संभावना वक्र E डैश को। तो हम ये कहेंगे कि इस Q डैश पर इंग्लैंड कपड़े की ON3 मात्रा का तथा शराब का OM3 मात्रा का उत्पादन कर रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि तुलनात्मक रूप से इंग्लैंड में कपड़ा सस्ता है और
तथा पुर्तगाल में शराब सस्ती है। जब इन दोनों देशों में व्यापार होता है तो इंग्लैंड की कपड़े की मांग पुर्तगाल में बढ़ती है तथा पुर्तगाल की शराब की मांग इंग्लैंड में बढ़ती है। इस कारण दोनों की कीमतों में भी वृद्धि होती है। इसका परिणाम ये होगा कि पुर्तगाल अपने साधनों को कपड़े के उत्पादन से निकालकर शराब के उत्पादन में लगाएगा तथा इंग्लैंड अपने साधनों को शराब के उत्पादन से निकालकर कपड़े के उत्पादन में लगाएगा। पुर्तगाल में साधनों का स्थानांतरण उस समय तक होगा जब तक कि शराब और कपड़े की अवसर लागत का अनुपात इन दोनों वस्तुओं के अंतर्राष्ट्रीय विनिमय अनुपात के बराबर नहीं हो जाता। यह पुर्तगाल में आर बिंदु, ये आर बिंदु दिख रहा है, यहाँ पर है। इस बिंदु पर नई कीमत रेखा ए बी, ये नई कीमत रेखा है जो इस उत्पादन संभावना वक्र पी डैश को बिंदु आर पर स्पर्श कर रहा है। और इसी प्रकार हम देखते हैं इंग्लैंड में भी स्थानांतरण साधनों का स्थानांतरण होगा तथा नया संतुलन बिंदु आर डैश यहाँ पर बन रहा है। तो व्यापार शुरू होने के बाद नए संतुलन बिंदु पर अब पुर्तगाल कितना शराब का उत्पादन कर रहा है? OM1 मात्रा शराब का उत्पादन कर रहा है और कपड़े का ON1 मात्रा का उत्पादन कर रहा है। अब हम देखते हैं कि इंग्लैंड कपड़े की ON4 मात्रा का उत्पादन कर रहा है और शराब की OM4 मात्रा का उत्पादन कर रहा है। एक बार पुनः इंग्लैंड, चूँकि यहाँ पर संतुलन बिंदु इसका आर डैश है, इसलिए यह कपड़े का ON4 मात्रा और शराब का OM4 मात्रा का उत्पादन कर रहा है। रेखा चित्र 3 में स्पष्ट होता है कि व्यापार के बाद पुर्तगाल को शराब की OM1 मात्रा का उत्पादन कर रहा है, किंतु देश में इसका उपभोग केवल OM4 के बराबर हो रहा है। अतः पुर्तगाल में अतिरिक्त शराब M1 से M4, यानी हम इसको दूसरे शब्दों में R और K के बराबर वह शराब का अतिरिक्त उत्पादन कर रहा है, जिसे वह इंग्लैंड को निर्यात कर देता है। इस R और K के बराबर जो उत्पादन है उसको निर्यात कर देता है। इंग्लैंड कपड़े की ON4 मात्रा का उत्पादन कर रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक उत्पादन कर रहा है, जब किंतु देश में उसका उपभोग केवल O और N के बराबर है। अतः इंग्लैंड कपड़े का N1 से N4 तक अतिरिक्त उत्पादन यानी K से R डैश तक का अतिरिक्त उत्पादन कर रहा है, जिसे वह पुर्तगाल निर्यात कर देता है। चूँकि पुर्तगाल का निर्यात इंग्लैंड का आयात है एवं इंग्लैंड का निर्यात पुर्तगाल का आयात है, दोनों देशों के निर्यात और आयात संतुलन की स्थिति में है, अर्थात R के बराबर K R डैश है। अब तक हमने देखा बढ़ती हुई लागतों के अंतर्गत दोनों देशों में अपूर्ण विशिष्टीकरण है, फिर भी व्यापार के कारण दोनों देशों को लाभ होता है। पुर्तगाल M1 से M14 शराब का निर्यात करता है तथा N1 से N14 तक कपड़े का आयात करता है इंग्लैंड। तो इंग्लैंड N1 N4 कपड़े का निर्यात करता है एवं M1 M4 शराब का आयात करता है। व्यापार के बाद पुर्तगाल कपड़े का उपभोग ON2 से बढ़कर ON4 हो गया है तथा शराब का उपभोग OM2 से घटकर OM4 रह गया है। इसी प्रकार इंग्लैंड का शराब का उपभोग OM3 से बढ़कर OM1 हो गया है तथा कपड़े का उपभोग ON3 से घटकर ON1 रह गया है। कुल मिलाकर दोनों देशों में या विश्व में उत्पादन बढ़ा है, क्योंकि व्यापार के बाद पुर्तगाल का शराब उत्पादन M2
M1 इतना बढ़ा है व्यापार के बाद पुर्तगाल का शराब का उत्पादन, और इंग्लैंड का कपड़े का उत्पादन N3 से N4 तक बढ़ा है। उपर्युक्त जितना भी हम विवेचन किए उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि बढ़ती अवसर लागत दशा में व्यापार करने के बाद पुर्तगाल और इंग्लैंड दोनों की स्थिति पहले से अच्छी है, क्योंकि आंशिक विशिष्टीकरण करते हुए भी वे दोनों देश व्यापार करने के बाद दोनों वस्तुओं का अधिक मात्रा में उपभोग कर रहे हैं। अब हम देखेंगे घटती अवसर लागत दशा में पूर्ण विशिष्टीकरण की प्रक्रिया कैसे होती है। तो आइए इसको हम चित्र 4 की व्याख्या करें। इससे पहले थोड़ा सा इसको हम समझा देना चाहते हैं घटती अवसर लागत दशा। तो जब दो देशों में घटती हुई अवसर लागतों की स्थिति होती है तो उनके उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होते हैं, यानी कॉन्वेक्स होते हैं। घटती हुई ये कॉन्वेक्स है, ये भी यहाँ पर दिखाया गया है, अभी इसका आगे हम विश्लेषण करेंगे। तो घटती हुई अवसर लागतों के अंतर्गत व्यापार के बाद प्रत्येक देश केवल एक ही वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण करता है। इसका कारण यह है कि उत्पादन के बढ़ते हुए प्रतिफल होते हैं जो उत्पादन की आंतरिक मितव्यताओं पर आधारित है। कहने का अर्थ है कि घटती अवसर लागत दशा में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होने पर व्यापार से जुड़े देश पूर्ण विशिष्टीकरण करते हैं। घटती लागत दशा में पूर्ण विशिष्टीकरण की इस प्रक्रिया को चित्र 4 में दिखाया गया है, और चित्र 4 में हम देखते हैं कि यहाँ पर AB इंग्लैंड का उत्पादन संभावना वक्र है। AB इस प्रकार से ये इंग्लैंड का उत्पादन संभावना वक्र है जो घटती लागत दशा के कारण मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर है। रेखा यहाँ पर ई देश के कीमत अनुपात रेखा है। ई देश की कीमत अनुपात रेखा है जो इस AB उत्पादन संभावना वक्र को Q बिंदु पर स्पर्श करती है, जो उत्पादन संतुलन का बिंदु है। इस बिंदु पर इंग्लैंड कपड़े की OM मात्रा और शराब की ON मात्रा का उत्पादन कर रहा है। यहाँ पर यह ध्यान देना आवश्यक है कि आंतरिक बचतों के कारण उत्पादन में वृद्धि होने से संतुलन बिंदु Q स्थिर नहीं रहता है, यह परिवर्तनशील भी हो सकता है। तो घटती हुई लागतों के अंतर्गत उत्पादन की निम्न दो संभावनाएं हैं। पहली संभावना हम देखते हैं कि उत्पादन संभावना वक्र AB, ये उत्पादन संभावना वक्र AB के बिंदु A की हम बात करते हैं तो A पर AP और AR दो अंतर्राष्ट्रीय कीमत रेखाएं यहाँ पर दिखाई गई हैं। यदि अंतर्राष्ट्रीय कीमत AP है तो उत्पादन बिंदु A होगा, जिसका अर्थ है इंग्लैंड पूर्ण रूप से शराब के उत्पादन में विशिष्टीकरण करता है। चूँकि इधर शराब को दिखाया गया है इसलिए शराब के उत्पादन में विशिष्टीकरण करता है तथा शराब का निर्यात कर कपड़े का आयात करता है। यदि अंतर्राष्ट्रीय कीमत रेखा हम AR को मानते हैं तो भी उत्पादन का संतुलन बिंदु A ही होगा, जहां इंग्लैंड पूर्ण रूप से उत्पादन में विशिष्टीकरण करेगा और यहाँ पर भी उसका जो उत्पादन बिंदु A ही होगा। अब हम दूसरी स्थिति की बात करते हैं तो उत्पादन संभावना वक्र AB के बिंदु B पर BP' और BR' दो अंतर्राष्ट्रीय कीमत रेखाएं इस रेखा को स्पर्श करती हैं। यदि अंतर्राष्ट्रीय कीमत BP' है तो उत्पादन संतुलन बिंदु B होगा, जहां इंग्लैंड पूर्ण रूप से कपड़े के उत्पादन में विशिष्टीकरण करता है तथा
ये इधर कपड़े के उत्पादन को दिखाया गया है, इसलिए कपड़े के उत्पादन में विशिष्टीकरण करता है, तथा कपड़े का निर्यात कर शराब का आयात करता है। यदि अंतर्राष्ट्रीय कीमत BR- है तो भी उत्पादन का संतुलन बिंदु B होगा तथा इंग्लैंड पूर्ण रूप से कपड़े के उत्पादन में ही विशिष्टीकरण करता है। अब हम देखते हैं दो देशों के संदर्भ में व्याख्या। तो चित्र 5 में P उत्पादन संभावना वक्र है पुर्तगाल का, और E उत्पादन संभावना वक्र है इंग्लैंड का। तो घटती लागत दशा में उत्पादन संभावना वक्रों को यहाँ पर दिखाया गया है। अब AB, A और B और A' और B' क्रमशः पुर्तगाल और इंग्लैंड की आंतरिक कीमत रेखाएं हैं। चित्र में स्पष्ट है कि पुर्तगाल को शराब के उत्पादन में और इंग्लैंड को कपड़े के उत्पादन में तुलनात्मक लाभ प्राप्त है। दोनों देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होने की दशा में पुर्तगाल शराब के उत्पादन में पूर्ण विशिष्टीकरण करेगा तथा इंग्लैंड कपड़े के उत्पादन में पूर्ण विशिष्टीकरण करता है। व्यापार के बाद अंतर्राष्ट्रीय कीमत अनुपात रेखा PE' होगी, जो इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बाद पुर्तगाल बिंदु P पर तथा इंग्लैंड बिंदु E' पर विशिष्टीकरण कर रहा है। अब हम इस सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं हैं उस पर हम चर्चा करते हैं। तो जैकब वाइनर ने अपनी पुस्तक स्टडीज इन द थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में मूल्य के वास्तविक लागत सिद्धांत का समर्थन किया है और अवसर लागत सिद्धांत की कटु आलोचना कुछ इस प्रकार की है। इसमें पहला है कल्याण विश्लेषण का घटिया औजार। वाइनर के अनुसार प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के वास्तविक लागत सिद्धांत की तुलना में अवसर लागत की व्याख्या कल्याणकारी नीतियों का मूल्यांकन करने के लिए उपयुक्त नहीं है। दूसरा हम देखते हैं, दूसरी आलोचना है साधन पूर्तियों में परिवर्तन की उपेक्षा। तो वाइनर अवसर लागत सिद्धांत की इस कारण भी आलोचना करते हैं कि उत्पादन संभावना वक्र साधन पूर्तियों की उपेक्षा करता है। अब है तीसरी आलोचना के रूप में श्रमिकों की अधिमानों की अवहेलना। अवसर लागत सिद्धांत की आलोचना इस आधार पर भी की जा सकती है कि यह सिद्धांत आय के विरुद्ध श्रमिक के आराम के अधिमान को कोई महत्व नहीं देता तथा समान मजदूरी प्रदान करने वाले दूसरे व्यवसाय के अधिमान पर भी विचार नहीं करता, बल्कि यह मानकर चलता है कि श्रमिक विभिन्न व्यवसायों के प्रति तटस्थ रहते हैं एवं पारिश्रमिक पर विचार किए बिना श्रम करने को तैयार रहते हैं। अब है अंतिम आलोचना बाह्य बचतों की अवहेलना। अवसर लागत वक्र के बाह्य मितव्यताओं एवं अमितव्यताओं के प्रभाव की अवहेलना की गई जो उचित नहीं है। अवसर लागत की यह भी मान्यता है कि दीर्घकाल में उपभोक्ताओं की रुचि में कोई परिवर्तन नहीं होता, पर यह भी उचित नहीं है। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि ये सब आलोचनाएं निराधार हैं। अर्थशास्त्रियों ने वास्तविक लागत सिद्धांत को हमेशा के लिए छोड़ दिया है, क्योंकि यह अवास्तविक तथा भ्रांतिपूर्ण उपकल्पना की भूल भुलैया में उलझा देता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत में अवसर लागत सिद्धांत के स्थान पर नतोदर उत्पादन संभावना वक्र के रूप में अवसर लागत सिद्धांत आकर जम गया है और सैमुअल्सन ने बहुत गहन रूप से इसका प्रयोग किया है। धन्यवाद।